नमस्कार साथियों, मैं जावेद खान एडवोकेट आप सबका स्वागत करता हूं सोर न्यूज़ इंडिया यानी सर्च ऑफ रियलिटी में। साथियों, आज हम संभल पुलिस फायरिंग घटना से जुड़े हुए मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित एक आदेश के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये आदेश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अनुज कुमार चौधरी एंड 3 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स अंडर आर्टिकल 227 नंबर 1268 ऑफ 2026 और इसी से कनेक्टेड मैटर एक और रहा है अंडर आर्टिकल 227 नंबर 1463 ऑफ 2006 स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस यामीन, इसमें पारित किया गया है। यह आदेश 10/6/2026 को आया है। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने संभल में पुलिस फायरिंग की घटना से हुई मौत के मामले में सीजीएम संभल द्वारा एफआईआर लिखे जाने के आदेश के विरुद्ध उसके क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाए जाने का आदेश पारित किया है। आपको बताते चलें कि वर्ष 2024 में संभल में एक घटना घटित हुई थी जिसमें पुलिस फायरिंग में लोग हताहत हुए थे और उनकी मृत्यु हुई थी, जिसके संबंध में यामीन नाम के शख्स ने सीजीएम संभल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। एफआईआर लिखाए जाने का आदेश प्राप्त करने की याचना की गई थी। उसी मामले में सीजीएम संभल द्वारा यह आदेश पारित किया गया था, जिसमें पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर लिखे जाने का आदेश दिया गया था। इस आदेश को तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और उनके सहकर्मी पुलिस वालों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में यह याचिका दाखिल की गई थी और इसी के साथ ही स्टेट गवर्नमेंट ने भी सीजीएम संभल द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध उसका क्रियान्वयन स्थगित कराए जाने के लिए और उस आदेश को अपास्त कराए जाने के लिए एक रिट दाखिल की थी। ये दोनों रिटें आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत दाखिल की गई थी। इस मामले में जो पिटिशनर यानी अनुज कुमार चौधरी और उनके साथियों द्वारा प्राइमरी ऑब्जेक्शंस रेज किया गया था, पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस मामले में उनके द्वारा मुख्यतः 3 बिंदु रेज किए गए थे, जिनमें से पहला ये कहा गया था कि माननीय सीजीएम संभल ने एफआईआर रजिस्ट्रेशन का आदेश पारित करने से पहले धारा 175(4) बीएनएसएस का अनुपालन नहीं किया है। धारा 175(4) क्या है वो भी जानना आवश्यक होगा इस स्तर पर। बीएनएसएस लागू होने से पहले सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष एफआईआर लिखाए जाने का आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जाता था। वो आज 173(4) बीएनएसएस में है। जो खास बात बीएनएसएस में जोड़ी गई है वो 175(4) में पब्लिक सर्वेंट या पुलिस वालों को एक सेफगार्ड के रूप में कुछ स्पेशल पावर दिए गए हैं, जैसा कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट या पुलिस वाले के खिलाफ कोई एफआईआर लिखाए जाने के लिए आवेदन कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे मामले में धारा 175(4) बीएनएसएस के तहत कंसर्निंग मजिस्ट्रेट इस संबंध में, उस कथित अपराध के संबंध में संबंधित लोक सेवक या उसके सुपीरियर अधिकारी से एक रिपोर्ट तलब कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस मामले में। इस मामले में यही पॉइंट रेज किया गया, यही ऑब्जेक्शन रेज किया गया कि सीजीएम संभल ने कंसर्निंग पुलिस ऑफिसर्स या उनके वरिष्ठ अधिकारियों से धारा 175(4) बीएनएसएस के तहत कोई रिपोर्ट तलब नहीं की। एक बात। दूसरा उनका एक तर्क रहा, उनका एक ऑब्जेक्शन रहा कि इस मामले में जो पुलिस वालों द्वारा उस घटना के संबंध में एफआईआर लिखी गई थी, उस एफआईआर को कंसीडर नहीं किया गया है माननीय सीजीएम संभल द्वारा आदेश पारित करते समय। आप लोगों को बताते चले कि जो घटना घटित हुई थी, जिस घटना में लोग हताहत हुए थे और एक लोगों की मृत्यु हुई थी, उस मामले में पुलिस ने भी एफआईआर लिखी थी और पुलिस की एफआईआर से असंतुष्ट होकर के उस मृतक के परिजनों में से यामीन साहब हैं,
जिन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ ही एफआईआर लिखाए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। मामला इस तरह का था कि उस घटना में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, एट द टाइम ऑफ पोस्टमार्टम उसके शरीर से बुलेट बरामद हुई थी। वो बुलेट पुलिस के मानक हथियार से भिन्न किसी हथियार द्वारा प्रयोग की गई थी। तो ये एक मटेरियल पॉइंट था जो पुलिस की स्टोरी को कंकॉक्टेड साबित कर रहा था। इसी फैक्ट को देखते हुए माननीय सीजीएम संभल ने इस मामले में एफआईआर रजिस्ट्रेशन का आदेश किया था। चूंकि यह भी हो सकता है कि पुलिस फायरिंग में उस व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो, किसी और व्यक्ति द्वारा फायरिंग कर दी गई हो घटना के समय, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई हो, या फिर यह भी हो सकता है कि पुलिस ने अपने मानक हथियार के अलावा किसी अन्य हथियार का प्रयोग किया हो। इन सारी चीजों पे कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो, इसीलिए माननीय सीजीएम संभल ने यह आदेश पारित किया था, जिस पे रोक लगाई गई है। अब फिर से हम अपने विषय पे आते हैं। तो तीसरा उनका जो ऑब्जेक्शन रहा, वो उनका ये कहना था पिटिशनर्स का कि इस मामले में जो वादी मुकदमा है, जो पीड़ित पक्ष है, उसने कंसर्निंग पुलिस थाने जाने का प्रयास नहीं किया रिपोर्ट लिखाए जाने के लिए, और सीधा वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो गए हैं और उन्होंने ये आवेदन किया है। तो एक्चुअली में जब किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया जाता है एफआईआर लिखाए जाने के लिए, तो उसके लिए जो कंडीशंस हैं, जो प्रीवियस कंडीशंस हैं, उनमें से आवश्यक है कि व्यक्ति जिसको एफआईआर लिखाना है वो सबसे पहले कंसर्निंग थाने जाएगा और थाने में अपनी बात कहेगा, एफआईआर लिखाए जाने के लिए आवेदन करेगा, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। अगर उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो वो कंसर्निंग जिले के एसपी या एसएसपी या चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस के समक्ष रजिस्टर्ड डाक से आवेदन कर सकता है, और इसके बावजूद अगर उसकी एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है देन वो कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करेगा। तो यहां एज पर द कंटेंशन ऑफ पिटिशनर्स, जो वादी मुकदमा है जिनके पक्ष में सीजीएम संभल द्वारा एफआईआर लिखे जाने का आदेश पारित किया गया है, वो थाने नहीं गए अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के लिए। अच्छा, एक चीज और है, जो इस आदेश को स्थगित किए जाने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने पारित किया है, उसमें जो निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष में उन्होंने एक बात और कही है कि ना तो इनके द्वारा कोई इस तरह का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है जिससे ये स्पष्ट हो सके कि ये अपनी रिपोर्ट लिखाए जाने के लिए थाने गए थे, और ना ही इन्होंने अपनी प्लेंट में, अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी इस बात का हवाला दिया है कि ये थाने एफआईआर लिखाए जाने के लिए गए थे। दोनों बातें हैं, ना तो इन्होंने कोई प्रमाण प्रस्तुत किया है थाने जाने के संबंध में, और ना ही थाने जाने का हवाला अपने प्रार्थना पत्र पे दिया है। ये एक अहम बात थी। अगर थाने जाने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं तो थाने गए हैं इस बात का तो उल्लेख होना ही चाहिए, जो कि यहां पर मिसिंग है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जो इन पूर्ववर्ती मेरे द्वारा बताए गए 2 पॉइंट थे, उनको कंसीडर इस स्तर पे नहीं किया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इस तीसरे पॉइंट को कंसीडर करते हुए इस मामले के क्रियान्वयन पर रोक लगाए जाने का आदेश पारित किया है। अब इस संबंध में जरा सा हम और भी केस डिस्कस किए लेते हैं जो इस तरह के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा ही पारित किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो पिटिशनर्स का तर्क था कि इस संबंध में पुलिस एफआईआर लिखी गई है, उसको कंसीडर नहीं किया गया है। तो बाबू भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2010 का मामला है, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है, क्लियरली कह दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर लिख दी गई है और वो व्यक्ति यानी उस पहली एफआईआर का अभियुक्त अगर एक काउंटर या क्रॉस वर्जन लेके आता है तो उसकी भी एफआईआर लिखी जानी चाहिए।
यहां पर पुलिस ने एफआईआर लिखी है, तो पुलिस की एफआईआर के काउंटर में या क्रॉस वर्जन के रूप में यहां वादी मुकदमा आए हैं, जो आ सकते हैं। यहां कोई इलीगलिटी प्राइमा फेसाई नहीं है और ना ही ऐसी कोई इलीगलिटी को इस स्तर पे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कंसीडर किया है। दूसरा जो उनका पिटिशनर का तर्क था, जो ऑब्जेक्शन था कि यहां पर 175(4) बीएनएसएस का अनुपालन नहीं किया गया है, उसके प्रोविजंस को एक्सरसाइज किए बिना एफआईआर रजिस्ट्रेशन का आदेश पारित किया गया है। तो इस संबंध में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है और अभी हाल ही में आया हुआ है। ये क्रिमिनल अपील नंबर 4629 ऑफ 2005, एसएलपी क्रिमिनल नंबर 5175 ऑफ 2005 XXX वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स। ये 27/1/2026 का जजमेंट है और अपेक्स कोर्ट का जजमेंट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है। इसके पैरा 42, 43, 44, 45, 46.1, 46.2, 46.3 इसमें बहुत ही अच्छे से इलेबोरेट किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि यदि मजिस्ट्रेट को यह लगता है किसी इस तरह के आवेदन का निस्तारण करते समय किसी 156(3) सीआरपीसी या 173(4) बीएनएसएस के तहत प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय अगर कंसर्निंग मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि उस प्रार्थना पत्र में बताए गए आरोप या बताया गया कथित अपराध दोषी पब्लिक सर्वेंट या पुलिस वालों द्वारा ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में किया गया है, तो वहां ऐसी दशा में कंसर्निंग मजिस्ट्रेट 175(4) बीएनएसएस के तहत दोषी पब्लिक सर्वेंट या पुलिसकर्मी से अथवा उस पब्लिक सर्वेंट या पुलिसकर्मी के सुपीरियर ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर। जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर इस तरह के आवेदन के निस्तारण करते समय मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कथित अपराध किसी पुलिसकर्मी या पब्लिक सर्वेंट द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में नहीं किया गया है, तो फिर ऐसी दशा में कंसर्निंग मजिस्ट्रेट 175(4) के तहत दोषी पब्लिक सर्वेंट या पुलिस वाले अथवा उसके वरिष्ठ अधिकारियों से रिपोर्ट मांगने के लिए बाध्य नहीं है। वो बिना ऐसी रिपोर्ट तलब किए इस तरह के प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर सकते हैं। तो ये दो बातें रहीं जो पिटिशनर्स के ऑब्जेक्शन के संबंध में मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के हवाले से बताया आप लोगों को। अब हम बात करते हैं कि क्या एफआईआर रजिस्ट्रेशन का आदेश रिवाइजेबल है या उसको एक रिट के तहत चैलेंज किया जा सकता है और उसे सेटिस्फाइड कराया जा सकता है। तो इस संबंध में फादर थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर 2010 का फुल बेंच का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ही फुल बेंच का मामला है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर रजिस्ट्रेशन का आदेश पारित किया गया है तो उसे रिवाइज नहीं किया जा सकता है, यानी रिवीजन उसके अगेंस्ट लाई नहीं करेगा और उसे 482 सीआरपीसी के तहत रिट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। 482 सीआरपीसी अर्थात आज का 528 बीएनएसएस। तो यह माननीय उच्च न्यायालय का फुल बेंच का ही जजमेंट है जिसमें कहा गया है। लेकिन इस जजमेंट में माननीय उच्च न्यायालय ने रिवीजन लाई ना करने की बात कही है और 482 लाई ना करने की बात कही है। लेकिन यहां अनुज कुमार चौधरी द्वारा दाखिल रिट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दाखिल रिट, दोनों रिटें आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत दाखिल की गई हैं। तो यहां पूरी तरह से फादर थॉमस वाला जजमेंट लागू नहीं होता है। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट है एसएलपी नंबर 18084
ऑफ 2024, अनुराग भटनागर एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, ये 25/7/2025 का है और अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया का है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हर मामले में एफआईआर रजिस्ट्रेशन के आदेश को चैलेंज नहीं किया जा सकता है और ये पावर जनरली हाई कोर्ट्स द्वारा एक्सरसाइज नहीं किया जाना चाहिए। ये पावर वहीं एक्सरसाइज किया जाना चाहिए जहां ग्रेव एंड ग्लेरिंग एरर हुआ हो या फिर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ हो, कोई गंभीर अन्याय होने वाला हो, ऐसी परिस्थितियों में, या कोई गंभीर विधिक त्रुटि हुई हो जिसको सही किया जाना अत्यधिक आवश्यक बन गया हो, ऐसी परिस्थितियों में ही आर्टिकल 226 या आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत इस तरह के आदेश को चैलेंज किया जाना चाहिए। तो यहां प्राइमा फेसाई अगर हम देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ग्रेव एंड ग्लेरिंग एरर हुआ हो। यहां जो भी एरर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने प्राइमा फेसाई देखा है और देखते हुए स्थगन आदेश पारित किया है, वो एक टेक्निकल इशू है, वो कोई फैक्ट से संबंधित इशू नहीं है या विधि की बहुत बड़ी त्रुटि नहीं है, जिसको इस स्तर पे अगर नहीं सुधारा जाता तो एक ग्रेव एंड ग्लेरिंग या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है। तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुराग भटनागर एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली द्वारा आदेश पारित किया गया है, ये आदेश इस मामले में लागू होता है और आगे चल के, अभी तो अंतरिम रोक लगाई गई है, आगे चल के इस आदेश को अगर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष नजीर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो शायद पिटिशनर्स को आगे कोई राहत न मिल पावे। एक चीज और आप लोगों को बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का ही एक आदेश है, ये किशोर कांत सिंह वर्सेस वशिष्ठ सिंह 1994 का है, ये JIC 320 इलाहाबाद नाम के जर्नल में रिपोर्टेड है, जिसमें यह कहा गया है कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन के आदेश को, एफआईआर रजिस्ट्रेशन के आदेश को, जहां एफआईआर रजिस्ट्रेशन का आदेश इस बात की जांच किए बिना पारित किया गया हो कि वादी मुकदमा संबंधित थाने एफआईआर लिखाए जाने के लिए गया था या नहीं, पारित कर दिया गया हो, तो ऐसा आदेश अपास्त नहीं किया जा सकता। चूंकि एक टेक्निकल मिस्टेक है, ये एक बहुत ही माइनर सी मिस्टेक है, तो ऐसी मिस्टेक को बेस बनाते हुए एफआईआर रजिस्ट्रेशन के आदेश को अपास्त नहीं किया जाना चाहिए। ये इस आदेश से जुड़ी हुई बातें रहीं। मुझे लगता है कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। अब ये फौरी राहत मिली है, आगे देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। अगर इस मामले में ये एफआईआर लिखाए जाने का आदेश क्वैश हो जाता है या नहीं क्वैश होता है, दोनों परिस्थितियों में ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश अधीनस्थ न्यायालयों के लिए नजीर के रूप में प्रस्तुत होगा और लॉ फैकल्टी के से जुड़े हुए लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये आदेश अपास्त हो जाता है तो एक नजीर के रूप में इसका कोर्ट में इस्तेमाल होगा और 156(3) के प्रार्थना पत्र के डिस्पोजल से पहले कंसर्निंग मजिस्ट्रेट को ये आवश्यक रूप से देखना होगा कि वादी मुकदमा थाने गए हैं कि नहीं और थाने जाने का प्रमाण प्रस्तुत किया है कि नहीं किया। तो ये एक क्रूशियल ऑर्डर होगा और नजीर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और इससे एक प्रैक्टिस को भी, जो चलन में चीजें हैं उनमें भी परिवर्तन होने की संभावना है। लिहाजा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।